Good morning once again, children. So we are doing social science हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम कर रहे थे एंड वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ वी विल डू द फर्दर क्वेश्चंस. सेक्शन बी का हमने क्वेश्चन 11 कर लिया था. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12. So question 12 is Traviate style of architecture is also called. What is the name of second name of Traviate style of architecture? It is Corbelled, Pitradura or Arcuate. So the Corbelled style of architecture, it is also called Traviate. So answer for this question is Traviate. Traviate or Corbelled. So what is this style of architecture? We will understand with the help of diagram. So in this diagram, this is chapter 5. You can see here, you can see this is Corbelled technique or we can say Traviate style of architecture. इसमें क्या होता है, इसमें जो दो बीम्स होते हैं, जो बीम्स को बीम कहें या फिर जो वर्टिकल कॉलम्स कहें, उनके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम रखी जाती है, दिस इज, आई विल मार्क दिस, ये जो हैं वर्टिकल कॉलम्स हैं या हम कह सकते हैं ये दीवार हैं. और जब इन वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल बीम डाली जाती है, यू कैन सी दिस, then this is called Corbelled style of architecture or we can say Traviate style, Traviate या Corbelled. ओके, सो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ट्रेविएट का दूसरा नाम क्या है. सो ट्रेविएट का दूसरा नाम कॉर्बेल्ड है और इसमें ये हॉरिजॉन्टल बीम ये डाली जाती है. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कॉर्बेल्ड और ट्रेविएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, जब भी वर्टिकल कॉलम्स पे हॉरिजॉन्टल बीम डाली जाएगी, इट विल बी कॉल्ड ट्रेविएट और कॉर्बेल्ड. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन. Now we will move to our next question. So this is founder of Mughal Empire was Akbar. This statement is true or false. ये बताना है कि मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया था, who was the founder. So we know that founder of Mughal Empire was Babur. Okay, not Akbar. अकबर ने मुग़ल एम्पायर को स्ट्रेंथन किया था, उसका एक्सटेंशन किया था, ठीक है, बट फाउंड नहीं किया था. इट इज़ फाउंडेड बाय बाबर इन 1526, जिसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और वहीं से जो दिल्ली सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई और मुग़ल एम्पायर ये एस्टेब्लिश हुई. ओके, सो फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर वाज बाबर. ओके, दिस इज़ बाबर, नॉट अकबर. दिस इज़ बाबर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके, जो बाबर था ये अकबर के दादा थे, यानी कि डैडी के डैडी. जो अकबर के फादर थे ये थे हुमायूं और हुमायूं के फादर थे ये बाबर. ओके, सो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बाबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now we will move to question number 14.
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सो ट्रेड विंड्स आर लोकल विंड्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये परमानेंट विंड होती हैं, ये लोकल विंड्स नहीं होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इट इज़ अगेन फॉल्स। ट्रेड विंड्स दीज आर परमानेंट विंड्स, ओके, परमानेंट विंड। और आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, 3 तरीके की विंड्स होती हैं। फर्स्ट इज परमानेंट विंड, सेकंड इज सीजनल विंड। सीजनल विंड जो कि आपको बताया था कि मॉनसून विंड्स ये सीजनल विंड्स होती हैं। एंड थर्ड वन इज लोकल विंड, ओके। लोकल विंड लाइक जो लू होती है, जो नॉर्थ इंडिया में चलती है लू गर्मियों में, दिस इज़ अ लोकल विंड। सो परमानेंट विंड, एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट विंड आर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज, जो कि जिनकी डायरेक्शन फिक्स रहती है। दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ओके, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। सो दीज आर परमानेंट विंड्स और ये थ्रू आउट द ईयर बहती हैं। और ये सीजनल विंड्स ये सीजन के हिसाब से बहती हैं, ओके, लाइक मॉनसून विंड्स। और लोकल विंड्स, एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स आर लू। एंड you can also see in the book there are 3 types of winds: permanent winds, seasonal winds and local winds, okay. So the trade winds, westerlies and easterlies, these are permanent winds, okay. Seasonal winds, example of seasonal winds, monsoon in India, these are seasonal winds. And local winds, these are examples are loo, and you can see sea breeze and land breeze. So these are local winds. Now we will move to our next question. This is question number 15. Mushroom rocks are found in, mushroom rocks कहाँ पाई जाती हैं, इनकी लोकेशन बतानी है। So mushroom rocks, these are found in deserts, ओके। मशरूम रॉक्स क्या होती हैं, जब रॉक्स का जो लोअर पोर्शन होता है वो ज़्यादा इरोड हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अपर पोर्शन, तो वो मशरूम की तरह दिखने लगती हैं। सो दीज आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स एंड दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट्स। यू कैन सी हियर दैट मशरूम रॉक्स ये मशरूम की तरीके से दिखती हैं। सो दीज आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स एंड दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट्स, ओके। सो दीज आर मशरूम रॉक्स। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। फिल इन द ब्लैंक्स। रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, कौन सी रॉक्स होती हैं जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो ये बताना है। सो दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं दे कंटेन फॉसिल्स, ओके। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द मैग्मा और लावा, आइदर जब वो अर्थ के ऊपर निकल आता है उससे बनती हैं, या फिर अर्थ के नीचे ही जब वो मैग्मा या लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो ठोस हो जाता है, तब ये इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और इन इग्नियस रॉक्स से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। जब काफ़ी अधिक टाइम हो जाता है तब ये इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं ये धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ दे आर कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दीज सेडिमेंट्री रॉक्स दे कंटेन फॉसिल्स। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। फॉसिल्स इग्नियस रॉक्स में नहीं पाए जाते हैं और ना ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं दीज आर फॉर्म्ड अंडर ग्रेट pressure and temperature, they are converted into metamorphic rocks. Both these rocks they are converted into metamorphic rocks, okay. So sedimentary rocks they contain fossils. Now next question is domain of water is called
वाटर के डोमेन को क्या कहा जाता है? सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. ओके. In the first chapter of geography, we have studied about different spheres of the earth like atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere. Okay. So domain of water is called hydrosphere, domain of air is called atmosphere, domain of land is called lithosphere. Okay. And this biosphere, this has only the life, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बायोस्फीयर में आते हैं. लाइक हम हुए या फिर प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, जिनमें भी लाइफ होती है, ऑल दे कम अंडर द बायोस्फीयर. ओके. एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. 5 डेक्कन सल्तनट्स वर बरार, फिल इन द ब्लैंक्स, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. 5 डेक्कन सल्तनट्स को पूछा गया है कि इनके कौन कौन से नाम थे. सो this is Khandesh. Answer of this question is Khandesh. 5 Deccan sultanates were Barar, Khandesh या खानदेश आएगा, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. ओके. और ये जो दो ऑप्शंस हैं, चित्तौड़ ये राजस्थान में है. सो दिस इज़ नॉट इन डेक्कन. सो ये अपने आप गलत हो जाएगा. और लाहौर ये पाकिस्तान में है. ओके. दिस इज़ आल्सो नॉट इन डेक्कन. सो ये भी गलत हो जाएगा. सो दिस इज़ खानदेश. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ डिफरेंट डेक्कन सल्तनट्स. इनकी लोकेशन आपको दिखाते हैं. सो हियर यू कैन सी लोकेशन ऑफ डिफरेंट डेक्कन सल्तनट्स. लाइक दिस इज़ बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर. ओके. सो यहीं पर खानदेश है. सो दिस इज़ द डेक्कन सल्तनत. यहाँ से नीचे का पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड डेक्कन. ओके. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 19. Article 15 of Indian Constitution is associated with. Indian Constitution का Article 15 ये किससे संबंधित है? Either this is property, equality or international relations. So Article 15 of Indian Constitution is associated with equality. Equality से ये संबंधित है. इनफैक्ट जो Article 14 से लेकर Article 18 तक, okay, these all articles come under the right to equality. Right to equality. Okay. So इसमें क्या होता है आर्टिकल 15 में? ये एक फंडामेंटल राइट है. ओके. सो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन of Indians on basis of religion, race, caste, sex और place of birth. यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसको किसी भी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करेगी गवर्नमेंट. ओके. चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो. ओके. सो दिस इज राइट टू इक्वलिटी. ओके. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. इन प्रेजेंट टाइम इंडिया हैज़ मोनार्की, ओलिगार्ची या डेमोक्रेसी. सो ऑल वी नो दैट इंडिया में इस समय डेमोक्रेसी है. ओके. मोनार्ची में किंग या क्वीन होता है, जिसे मोनार्च कहते हैं, राजा जो होता है. सो ये हेड होता है. ओके. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के द्वारा ही जो एक तरीके से वी कैन से जो गवर्नमेंट होती है वो चुनी जाती है. सो इंडिया हैज़ डेमोक्रेसी. आंसर इज़ डेमोक्रेसी. ओके. मोनार्की में किंग होता है, पहले ये हुआ करता था.
जब राजा महाराजा होते थे, देन दिस इज़ कॉल्ड मोनार्की। ओके, एंड दिस इज़ टर्म ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची यहाँ पे यूज़ में नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता था। ओके, व्हेन देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल दे रूल। सो नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ तक हमारा सेक्शन बी था जिसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है यहाँ से, दैट इज़ सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस हैं और सभी 2 मार्क्स के हैं, एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो 21st क्वेश्चन इज़ हु रोट अकबरनामा एंड आइन अकबरी। आपको उस ऑथर का नाम लिखना है हु हैड रिटन अकबरनामा एंड आइन अकबरी। ओके, सो अकबरनामा एंड आइन अकबरी, इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल। ओके, सो ये अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा और आइन अकबरी इनको लिखा था। हियर यू कैन सी that Akbarnama and Ain Akbari, they were written by Abul Fazl. This is the history of the reign of Akbar. Okay, and इसके 3 volumes थे which is called Akbarnama. Okay, और अकबरनामा का जो 3rd वॉल्यूम था, दिस इज़ कॉल्ड आइन अकबरी। ओके, सो बेसिकली आइन अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट था, क्योंकि इसके 3 वॉल्यूम्स थे, and 3rd volume was Ain Akbari. So all this written by Abul Fazl. Now we will move to our next question. What was the language of administration under the Delhi Sultans? जो दिल्ली सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसमें लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी? सो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन in Delhi Sultans, or we can say Delhi Sultanate, it was Persian. Okay, so आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Persian. Okay, Persian means Farsi. This is Persian, not Urdu or Arabi. So this is the answer of question number 22. Now question number 23, which 2 gases make up the bulk of the atmosphere? वो 2 गैसेस कौन सी हैं जो कि एटमॉस्फेयर का मोस्टली पार्ट कंपोज करती हैं? सो वी नो दैट दीज 2 गैसेस आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Nitrogen is present in largest amount in the atmosphere. Nitrogen, okay, and oxygen. So these are 2 gases which make up the bulk of the atmosphere. यहाँ पे परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछी गई है, बट यू कैन राइट डाउन. अगर आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है तो ये कंप्लीट आंसर है. ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज 2 gases make up the bulk of the atmosphere. Now we'll move to next question. Question number 24. What is the full form of MLA? MLA की full form बतानी है. So as all we know, the full form of MLA is Member of Legislative Assembly. We can write down Member of Legislative Assembly. This is the full form of MLA, Member of Legislative Assembly. Okay, Legislative Assembly का member होता है ये. And question number 25, which rock was used in the construction of Red Fort? Red Fort को बनाने में कौन सी rock यूज़ की गई थी?
So this rock was red sandstone. Red sandstone. Sandstone was used in the construction of Red Fort. You can also see here, this is the Red Fort, and red sandstone it is used in the construction of Red Fort. Okay, and ताजमहल को बिल्ड करने में it is white marble which is used. ओके, ताजमहल को बिल्ड करने में वाइट मार्बल यूज़ हुई थी, एंड रेड फोर्ट को बिल्ड करने में रेड सैंडस्टोन ये रॉक यूज़ हुई थी. ताजमहल, वाइट मार्बल. सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हाफ ईयरली सोशल साइंस एग्ज़ाम. ये पूरे कंप्लीट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना था. आपका आंसर शीट ये सबमिट हो जाती. ओके, so we have done all the question paper, and thanks for watching video.